लेक्चर 10 के पहले भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अब इस कोर्स में उस पड़ाव में हैं जिसे मैं सबसे दिलचस्प कहूँगा, सबसे इंटरेस्टिंग कहूँगा, सबसे रोचक कहूँगा। अब हम जो बात करने वाले हैं यानी जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिदम के वेरिएंट्स की बात करने वाले हैं। और ये जो वेरिएंट्स हैं जो आज आप आसपास मशीन लर्निंग और एआई की जितना पूरा युग जो हमारा चल रहा है उसमें जो आप सारी घटनाएँ देख रहे हैं, ये सारी घटनाओं के पीछे जो एल्गोरिदम है वो है यही ग्रेडिएंट डिसेंट और उसके जो सारे विभिन्न प्रकार के वेरिएंट्स हैं वो सारे एल्गोरिदम्स हैं। तो आज हम और इस पूरे हफ्ता हम इन्हीं एल्गोरिदम्स की बात करेंगे। एंड में हम इसको कोड भी करेंगे जैसे हमने पहले कोड किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीक पे विशेष ध्यान दें। हालाँकि जो भी हमने अभी तक पढ़ा है ये सब उसी का एप्लीकेशन है और वही चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन इस पे आप अगर ध्यान देंगे तो आप एक तरह से जो मशीन लर्निंग का जो लेटेस्ट है, जो उसका कोर है, उसके लिए आप तैयार होंगे। तो चलिए बात करते हैं वेरिएंट्स ऑफ ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिदम की। तो अभी तक हमने जो पिछले 2-3 उदाहरण देखे थे। पहला उदाहरण था हमारा लीनियर रिग्रेशन, दूसरा उदाहरण था लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो ये जितने भी उदाहरण हमने देखे थे इसमें अगर आपको ध्यान रहे तो हमने ग्रेडिएंट डिसेंट की बात की थी। हमने बोला था कि जो हमारा पैरामीटर है थीटा के, जो थीटा के जो हम अपडेट कर रहे हैं, थीटा के वो पैरामीटर है जो हम ट्रेन कर रहे हैं, जिसके लिए हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो हम हर स्टेप में अपडेट भी कर रहे हैं। तो जो हमारा अपडेट इक्वेशन था वो कुछ उस तरह का था कि थीटा के प्लस वन यानी केथ इटरेशन प्ले के प्लस वन इटरेशन में थीटा के प्लस वन यानी जो हमारा पैरामीटर है जिसे हम ट्रेन कर रहे हैं, जैसे अगर हम लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो ये डब्ल्यू और बी थे। अगर हम न्यूरल नेटवर्क्स की बात करेंगे तो वो सारे वेट्स, पूरे जो सारे लेयर्स के वेट्स हैं जो, और हमने शुरू में करीब तीसरे चौथे हफ्ते में वो न्यूरल नेटवर्क की बात भी की थी। या कोई भी अगर हम फंक्शन ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं तो वो जो ऑप्टिमाइजेशन के जो पैरामीटर्स हैं, मतलब जिन वेरिएबल्स को हम ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं वो हमारे थीटा के हैं। तो ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये इक्वेशन नंबर 1 जो है लिखा हुआ है, ये इक्वेशन नंबर 1 ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम पे डिपेंडेंट नहीं है। ये किसी भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का ग्रेडियंट डिसेंट ऐसे ही लिखा जाता है, चाहे वो न्यूरल नेटवर्क हो, चाहे लीनियर हो, चाहे नॉन लीनियर हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे नॉन कॉन्वेक्स हो। ये कुछ इसी तरह लिखा जाता है। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि केवल रिग्रेशन के लिए नहीं है या क्लासिफिकेशन के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि आप प्रॉब्लम को साइड में रख के आप इक्वेशन लिख सकते हैं और वो एक इक्वेशन सभी प्रॉब्लम्स में चलता है। आपको केवल 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि इक्वेशन के जो फैक्टर्स हैं, यानी यहाँ पे 2 फैक्टर हैं। एक है स्टेप साइज, जिसे हम मशीन लर्निंग की भाषा में लर्निंग रेट भी कहते हैं, कि हम कितनी लर्निंग मतलब सीखना, कितनी तेजी से हम सीख रहे हैं। मशीन लर्निंग का जो लर्निंग है ये वही लर्निंग है ना? और ये जो दूसरा आपको दिख रहा है ग्रेडियंट, जिसकी हम बात कई बार कर चुके हैं। तो ये जो दो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं हमारे मशीन लर्निंग के, स्टेप साइज यानी लर्निंग रेट और ग्रेडियंट, हमारी जो पूरी मशीन लर्निंग की दुनिया है, चाहे आज वो आप चैट जीपीटी देख लें, चाहे वो आप डिफ्यूजन मॉडल्स देख लें, चाहे आप सिंपल प्रॉब्लम रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन की देख लें, जो कि 90% हमारे जो मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व कर देती है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। चाहे आप कुछ भी देख लें, इन सब के पीछे में, इन सब के बैकग्राउंड में, इन सब के कोर में, इन सब की जो, जिसे मैं कहूँगा आत्मा जो है, वो ये इक्वेशन है, ग्रेडियंट डिसेंट इक्वेशन है। और ग्रेडियंट डिसेंट इक्वेशन के अंदर में भी जो इसके न्यूक्लियस, जिसको हम, जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है, वो बेसिकली स्टेप साइज और ग्रेडियंट ही है। तो ये इस बात पे मैं फिर से विशेष तौर पर जोर दे रहा हूँ कि आपको इस इक्वेशन को अच्छे से समझना है। और जो हमारे वेरिएंट्स की हम बात करेंगे, वेरिएंट्स ऑफ जीडी, जो कि आप यहाँ पे टॉपिक देख रहे हैं, वेरिएंट्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट, इसमें हम केवल स्टेप साइज और ग्रेडियंट को ही कैसे बदलें, और इनको बदल बदल के जो विभिन्न प्रकार के हमारे एल्गोरिदम सामने आते हैं, जो अलग अलग सिचुएशन में चलते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग प्रॉब्लम्स पे चलते हैं, सिर्फ हम उनकी बात करेंगे। तो अ, तो ये जो आपका इक्वेशन, आपको पहला इक्वेशन दिख रहा है, थीटा के प्लस वन इज थीटा के माइनस ईटा के स्टेप साइज इंटू ग्रेडियंट ऑफ थीटा। ओके, ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, और मैं यहाँ पे, मैंने जानबूझ के यहाँ पे थीटा को खाली रखा है, मैंने यहाँ पे इसको थीटा के या थीटा के माइनस वन नहीं लिखा है। लेकिन इन जनरल अगर हम थोड़ा, अगर मैं इसे और
डिटेल में लिखना चाहूँ तो जनरली कुछ ऐसा होता है, ये ग्रेडियंट ऑफ जे थीटा इवेल्युएटेड एट थीटा के, है ना। ये कुछ मतलब जनरली थीटा के पे इवेल्युएट होता है। तो ये हमारा ग्रेडियंट इक्वेशन है। और इसमें आप अभी तक जो आपने देखा था कि ये जो हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं जे थीटा का, आपको अगर याद हो तो जे थीटा कुछ इस तरह था। जे थीटा जो था वो कुछ इस तरह था। जो लॉस फंक्शन जो था मेरा, वो हर पॉइंट पे था। हर पॉइंट पे हमारा एक लॉस फंक्शन था। वाई आई ट्रू लेवल था, वाई आई हैट हमारा एस्टिमेटेड लेवल था, और ये वाई आई हैट ही जो था वो हमारा एक्स आई और थीटा का कॉम्बिनेशन था, फंक्शन था, है ना। तो ये जो जे थीटा था, ये सारे पूरे के पूरे एन डेटा सेट, मतलब डेटा सेट में जितने एन डेटा पॉइंट्स हैं, इन सब में जे थीटा एक साथ लगता था। यानी आपको ग्रेडियंट जो कैलकुलेट करना है, आपको पूरे के पूरे डेटा सेट पे कैलकुलेट करना है। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि होल डेटा सेट इज यूज फॉर ग्रेडियंट कंप्यूटेशन एट एवरी इटरेशन। और अगर हम सही तरीके से ग्रेडियंट कंप्यूट करें और हमारा स्टेप साइज सही हो, तो ये लोकल मिनिमा पहुंच जाता है। ठीक है, यानी कोई भी नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन हो चाहे कॉन्वेक्स फंक्शन हो, वो उसके लोकल मिनिमा में ये आ, आप ऐसे समझ सकते हैं कि विथ राइट कंडीशंस ये हमेशा लोकल मिनिमा पहुंच जाता है। लोकल मिनिमा की परिभाषा अगर आपको याद हो, लोकल मिनिमा कुछ इस तरह दिखता है। ये हमारा जैसे लोकल मिनिमा है, ये एक लोकल मिनिमा है। तो अगर मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ पहुँच जाएगा, अगर मैं यहाँ हूँ तो यहाँ पहुँच जाएगा। ये गारंटी ग्रेडियंट डिसेंट की मिल जाती है हमें। इसमें एक बात और है कि इसमें ऑनलाइन अपडेट की कोई संभावना नहीं है। ऑनलाइन अपडेट का मतलब यह है कि अगर मेरे पास एक नया डेटा पॉइंट आता है, तो मैं उसे सिर्फ पुराने अपडेट पे उसे ऐड नहीं कर सकता हूँ, मुझे उसे उस पूरे डेटा सेट में ऐड करना पड़ेगा और मुझे फिर से ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। तो इसे ही हम बैच ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं। यानी कि पूरे के पूरे बैच को यूज करके, पूरे के पूरे डेटा सेट को यूज करके आप ग्रेडियंट डिसेंट लगा रहे हैं, आप एल्गोरिथम लगा रहे हैं, और आप हर स्टेप पे थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उदाहरण के तौर पे अगर हम थोड़ा सा मैं इसमें और अगर जोर दूं, तो ये कुछ इस तरह है कि मान लीजिए मेरे पास एक कुछ इस तरह के पॉइंट्स हैं। ये मेरे पॉइंट्स हैं मान लीजिए, और मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे इसमें बेस्ट लाइन फिट करनी है, तो हम शुरुआत करेंगे कोई भी लाइन के स्लोप से। यानी हम पहली हमारी पहली लाइन कुछ इस तरह होगी। उसके बाद हम अब जब एक इटरेशन ग्रेडियंट डिसेंट कर लर्न करेंगे, तो चूंकि हम एरर पीछे पास कर रहे हैं, आपको ध्यान हो हम एरर पास करते हैं, हम ग्रेडियंट जो है वो एरर मिनिमाइज कर रहे हैं, तो वो एरर हर स्टेप में कम हो रहा है। तो हो सकता है कि अगला जो स्टेप होगा उसमें ग्रेडियंट डिसेंट कुछ यहाँ पहुँच जाएगा, और ये जो ये जो यहाँ से जो यहाँ जा रहा है, ये कुछ स्टेप्स के बाद जा रहा है। यानी कि जब हमने स्टेप्स लिए, ग्रेडियंट के स्टेप लिए, तो हमने सारे पॉइंट्स में वो स्टेप लिए, सारे पॉइंट्स यूज करके वो स्टेप लिया, और फिर ऐसे करके हो सकता है कि तीसरा अपडेट कुछ ऐसा हो, और फाइनली हमारा जो एक ऑप्टिमल लाइन है, और मैं इसे ब्लू में बना रहा हूँ, मे बी हमारी ऑप्टिमल लाइन कुछ ऐसी होगी। तो आफ्टर मेनी स्टेप्स आप देख सकते हैं कि ये मतलब एक रैंडम पॉइंट से चालू करके धीरे 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 राइट पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। तो ये जो कन्वर्जेंस है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ग्रेडियंट डिसेंट है, ये कन्वर्जेंस हर स्टेप में पूरे बैच का ग्रेडियंट, पूरे डेटा सेट का ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहा है। यानी i इज इक्वल टू 1 to n, इस सारे ग्रेडियंट एक साथ कैलकुलेट कर रहा है। वो अलग अलग डेटा पॉइंट्स के ग्रेडियंट कैलकुलेट करके उनका एवरेज ले रहा है हर पॉइंट पे, हर 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 इटरेशन में वो ऐसा कर रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी, क्योंकि इस बात को हम आगे चल के यूज़ करने वाले हैं। तो अगर हम फिर से रिपीट कर दें, तो ग्रेडियंट डिसेंट कर रहा है कि आप हर स्टेप में पूरे डेटा सेट का ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं, आ, आ, पूरे डेटा सेट पे ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं लॉस फंक्शन का, और आप अपने जो आपका थीटा है उसको उस तरह अपडेट करते हैं। और इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं, तो अगर आपका डेटा सेट बहुत बड़ा है, तो आपको पूरे डेटा सेट में हर स्टेप में ग्रेडियंट कैलकुलेट करना होता है। एक ही स्टेप में काम नहीं चलता, मतलब एक ही कुछ ही पॉइंट पे काम नहीं चलता, आपको पूरे डेटा सेट पे ग्रेडियंट कैलकुलेट करना होता है, और ये कई बार कम्बरसम हो जाता है, और इसकी ज़रूरत नहीं होती है कई बार। तो ये जो ग्रेडियंट डिसेंट में जो हमने समस्या देखी, जो बैच ग्रेडियंट डिसेंट में जो हमने समस्या देखी थी, उसको सॉल्व करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए
हम अब स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट की बात करेंगे। तो जैसे बैच ग्रेडियंट डिसेंट में हम जो हमारा ग्रेडियंट कैलकुलेशन था वो हम पूरे डेटा सेट में एक साथ कर रहे थे। तो ये जो आपने पिछले स्लाइड में जो देखा था कि हमने ग्रेडियंट जो कैलकुलेशन था वो हमने सारे के सारे डेटा पॉइंट्स में एक साथ किया था और वो कुछ इस तरह से लिखते थे हम इसे। और मैं इसे एक बार फिर से दिखा दूं आपको कि जो जे थीटा था, जो जो हमारा लॉस फंक्शन था, वो सम ऑफ लॉस फंक्शन फॉर ऑल द डेटा पॉइंट्स था, एल वाई वाई आई, है ना, आई 1 से लेकर n तक जो हमारे सारे n डेटा पॉइंट्स थे उन सब का सम था। अब जो हम स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट की बात करेंगे उसमें हम पूरे डेटा पॉइंट की, पूरे डेटा सेट की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम एक एक डेटा पॉइंट की बात करने वाले हैं। और जो हमारा ग्रेडियंट कैलकुलेशन होगा वो केवल एक डेटा पॉइंट पे होगा। तो जो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम है वो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसका कुछ इक्वेशन, ये जो इक्वेशन 2 आपको दिख रहा है कुछ इस तरह दिखेगा। तो अगर मैं इसे आपको रिपीट करूं तो ये बेसिकली ये कह रहा है कि जो k+1th इटरेशन है वो बिल्कुल बिल्कुल बैच जीडी की तरह है, लेकिन यहाँ पे हमें जो ग्रेडियंट कैलकुलेशन करना है वो केवल एक एक्स आई वाई आई पॉइंट पे करना है। यानी हम करेंगे ये कि हम पूरे डेटा सेट में एक एक डेटा पॉइंट में गो थ्रू करेंगे, एक एक डेटा पॉइंट में हम एक्स आई वाई आई, x1 y1 x2 y2 ऐसे करके हम जाएंगे और हम केवल उस एक पॉइंट पे ग्रेडियंट कंप्यूटेशन करेंगे, ना कि केवल पूरे के पूरे डेटा सेट में ग्रेडियंट कंप्यूटेशन करेंगे। और हम ऐसे पूरे डेटा जिसको हम कहते हैं ईपॉक, कि पूरे एक ईपॉक में हम पूरे के पूरे हमारे डेटा सेट में गो थ्रू करेंगे। और हमारे तो एक अपडेट होगा वो केवल एक डेटा पॉइंट पे होगा, यानी कि पूरे पूरे डेटा सेट में हम n अपडेट्स कर देंगे। पूरे डेटा सेट में जब हम हमारा एक, जिसे हम कहते हैं, एक पास करेंगे। और अम, इससे जो इसके फायदे हैं वो ये है कि जो बैच ग्रेडियंट डिसेंट है, जो जो कि हर इटरेशन में पूरे डेटा सेट में ग्रेडियंट कंप्यूटेशन हमें करना पड़ रहा था, यहाँ पे हमें केवल एक डेटा पॉइंट पे करना पड़ेगा, यानी ये बहुत फास्ट है। दूसरा जो इसका फ़ायदा है, तो ये बहुत फास्ट है। दूसरा जो फ़ायदा है इसका कि इसमें ऑनलाइन लर्निंग अब पॉसिबल है। तो ऑनलाइन लर्निंग का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक नया डेटा पॉइंट आया तो मैंने उस पर एक और नया ग्रेडियंट कंप्यूटेशन किया और मैंने अपने जो हमारा थीटा है उसको उस हिसाब से अपडेट कर दिया। ठीक है, ये एक उसका दूसरा फ़ायदा है। इसका कुछ अनपेक्षित फ़ायदे भी हैं। जो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है उसका सबसे बड़ा अनपेक्षित फ़ायदा ये है कि जिसे हम कहते हैं लोकल मिनिमा, है ना। तो एक हमारा जो लॉस फंक्शन है उसमें मल्टीपल लोकल मिनिमास हो सकते हैं। तो अगर अगर हमारा लॉस फंक्शन कुछ इस तरह है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लोकल मिनिमा ये है और दूसरा लोकल मिनिमा ये है। तो अगर बैच ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होता है कि अगर हमने गलती से शुरुआत यहाँ से कर ली है तो हम बैच ग्रेडियंट डिसेंट के हिसाब से हम इस लोकल मिनिमा में पहुँच जाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट की बात कर रहे हैं तो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट की एक खासियत है कि वो आप मल्टीपल लोकल मिनिमास में जंप कर सकते हैं। यानी आप, हो सकता है कि आप शुरुआत यहाँ से करें, लेकिन हो सकता है कि आपका जो एंड हो वो इस लोकल मिनिमम में हो जाए। तो इस तरह इसे कहते हैं कि मतलब ये जो जंप जो होता है बिटवीन वेरियस लोकल मिनिमास, ये स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट देता है। तो आप कई बार इसका ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा होता है, मगर इसका ये एक फ़ायदा हो सकता है कि आप एक्चुअली बैच ग्रेडियंट डिसेंट से अच्छी जगह पहुंच जा सकते हैं स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में। तो ये उसके फ़ायदे हैं। लेकिन इसके केवल फ़ायदे ही नहीं है, इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो हमारा जो, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि एक जो ग्राफ दिख रहा है, ये इसका वाई एक्सिस जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और जो एक्स एक्सिस है वो उसका इटरेशन है। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो स्मूथ नहीं है जैसे जैसे हमारे इटरेशन आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारा बैच ग्रेडियंट डिसेंट होता है वो कुछ इस तरह जाता है स्मूथली, मतलब बहुत इससे ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि स्मूथ होता है। जो हमारा नीला कर्व है जो कि स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है उससे ज़्यादा बैच ग्रेडियंट डिसेंट स्मूथ होता है। तो ये बैच ग्रेडियंट डिसेंट है। यानी ये है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। और आपको ध्यान रखना है कि हम मिनिमाइज़ कर रहे हैं, तो अगर वो कम होते जाए तो अच्छा है। ऑन द अदर हैंड स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में चूँकि हम एक एक पॉइंट उठा रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि कोई एक पॉइंट में जो वेट आपका जो ट्रेन हो रहा है, जो आपका थीटा ट्रेन हो रहा है, जो आपका पैरामीटर ट्रेन हो रहा है,
जो अपडेट हो रहा है वो ऐसा हो कि वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव फंक्शन को थोड़ा बढ़ा दे, भले ही वो उस डेटा पॉइंट के लिए अच्छा हो मगर वो पूरे डेटा सेट के लिए अच्छा ना हो। क्योंकि हम आपको ध्यान हो कि हम एक एक डेटा पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में, मगर बैच ग्रेडियंट डिसेंट में चूंकि हम पूरे के पूरे डेटा सेट की हमेशा एक साथ बात करते हैं, जो कि हमने पिछले जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था। तो चूंकि हम पूरे डेटा सेट की एक साथ बात करते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल है, तो उसमें उतना फ्लक्चुएशंस नहीं है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, जैसे जैसे इटरेशन बढ़ते जाते हैं वेरिएंस जिसको हम कहते हैं कम है। बैच ग्रेडियंट डिसेंट में वेरिएंस कम है, लेकिन स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में आप देख सकते हैं कि एक एक से दूसरे इटरेशन में कितना वेरिएंस हो सकता है। तो ये इसके कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से मैं आपको उसके एल्गोरिदम में जाके आपको बताना चाहूँगा कि स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एक्चुअली हो कैसे रहा है और हम कर क्या रहे हैं। तो आपको मैं एक और दूसरा उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए कि हमारे पास एक ये लाल रंग का कर्व है, ठीक है, जो हमें फिट करना है, ठीक है, और हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, तो मतलब ये y है और ये x है, और हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, डेटा सेट है जो जिसको हम कहते हैं ट्रेनिंग डेटा सेट x1 y1 और x2 y2 और ऐसे xn yn, ये हमारा डेटा सेट है। और हमारे पास हमें x1 y1 x2 y2 से ये हमें ये y इज इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन है ये हमें पता लगाना है। यानी हमें फंक्शन पता नहीं है, हमें केवल x1 y1 दिया हुआ है, ऐसे डेटा सेट दिया हुआ है और हमें फंक्शन पता लगाना है। इसे फिटिंग प्रॉब्लम कहते हैं, जो कि हमने लीनियर रिग्रेशन जब हमने किया था तो हमने देखा था कि अगर डेटा है हमारा तो लाइन कैसे फिट करे। तो मैं आपको जनरल प्रॉब्लम बता रहा हूँ। तो जो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है वो एक्चुअली ये हमारे x1 x2 ऐसे xn पॉइंट्स हैं, तो वो ये क्या करता है कि वो एक एक पॉइंट को लेता है और उस पॉइंट पे जो उस हमारा जो मान लीजिए फंक्शन है, तो मैं नीले में बनाऊंगा। मान लीजिए ये हमारा एक फंक्शन है जो हमने अभी तक फिट किया है। तो मतलब मान लीजिए ये कोई थीटा के एट द kth स्टेप हमने अभी तक ये फंक्शन पता लगाया है। अब हम जब थीटा के से थीटा के प्लस वन में जाएंगे, तो मान लीजिए हमने x1 पॉइंट उठाया, तो वो अगली बार केवल पूरे फंक्शन को फिट नहीं करेगा, अगले स्टेप में पूरे फंक्शन का एरर कम नहीं करेगा, बल्कि केवल ये जो आपको एरर दिख रहा है, मतलब जो जो रियल वैल्यू होनी चाहिए और जो एक्चुअल वैल्यू है, करंट वैल्यू जो है, वो केवल उस एरर को कम करेगा, उस एरर को मिनिमाइज करेगा और उसी डायरेक्शन में सिर्फ उस पॉइंट के लिए ग्रेडियंट जो है मतलब ऐसा ऐसा अपडेट हमारा थीटा का करेगा कि ये वाला एरर कम हो जाए। फिर अगली बार हम थीटा 2 को पकड़ेंगे और फिर वो अगली बार ये एरर करे, अगली बार थीटा 2 के लिए एरर कम करेगा, पूरे फंक्शन के लिए नहीं करेगा। तो अगर मैं आपको छोटा सा अगर फिजिकल उदाहरण दूं, तो अगर आपको ध्यान हो कि हम बचपन में जब हमारे पास मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, किले सा स्ट्रक्चर है, और अगर हमें उसमें एक रुमाल एक तरह से फिट करना है, तो एक तो तरीका ये है कि हम रुमाल के एक एक हिस्से को पकड़ पकड़ के करते जाएं, मगर जब हम एक हिस्सा पकड़ेंगे तो हो सकता है कि दूसरा हिस्सा जो जैसा था वो नीचे या ऊपर हो जाए। फिर हम उस हिस्से को ठीक करेंगे, फिर दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, उसको ऊपर नीचे करेंगे। तो एक तरह से जो हमारा टेंट जो हम बनाना चाह रहे हैं, रुमाल से जो टेंट बनाना चाह रहे हैं, वो दो तरीके हैं। या तो हम एक एक पॉइंट को ठीक करें और ऊपर नीचे कर करके हम पूरा टेंट बनाएं। दूसरा तरीका, और इसको स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट बोलते हैं, दूसरा तरीका ये है कि हम पूरे रुमाल को एक साथ पकड़ के हर स्टेप में धीरे धीरे ठीक करें। तो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट मतलब मैं एक एक पॉइंट को ठीक कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि एक एक पॉइंट को धीरे धीरे ठीक कर करके हमारा जो फिटिंग है y इज इक्वल टू एफ एक्स की, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने इसको फिट किया तो अगली बार जो हमारा फंक्शन है कुछ ऐसा हो गया, फिर मैंने इसको फिट किया तो स्टेप 3 में जो हमारा फंक्शन ऐसा था वो कुछ ऐसा हो गया। ऐसे कर करके हम धीरे 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 इस हमारे जो लाल फंक्शन है उसके तक उसकी तरफ या उसके करीब करीब पहुंच रहे हैं। ये स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है। नॉर्मल ग्रेडियंट डिसेंट जो था वो पूरे के पूरे फंक्शन को ही एक साथ ठीक करने की कोशिश करता था, तो जो उसके इंक्रीमेंटल अपडेट्स थे वो पूरे एवरेज डेटा सेट पे थे। जो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के अपडेट हैं वो एक एक डेटा पॉइंट पर हैं, और चूंकि वो एक एक डेटा पॉइंट पर हैं तो कई बार ऐसा हो सकता है कि एक डेटा पॉइंट को ठीक करने के चक्कर में आप पूरे फंक्शन को खराब कर बैठें। और इसीलिए जो हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था कि जो आपको जो वेरिएंस दिख रहा है, ये जो वेरिएंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, वेरिएंस इन एसजीडी, वो इसलिए दिखता है क्योंकि
क्योंकि हम एक डेटा पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे हैं और उसके कारण वेरिएंस आ रहा है, क्योंकि एक डेटा पॉइंट हो सकता है कि वो पूरे डेटा सेट का रिप्रेजेंटेटिव ना हो और वो आउटलायर सा हो, दूर हो, तो उसके चक्कर में हम फंक्शन का नुकसान भी कर सकते हैं और हमारा एरर बढ़ा भी सकते हैं। नॉर्मल ग्रेडियंट डिसेंट यानी बैच ग्रेडियंट डिसेंट में ऐसा नहीं होता है, और उसमें हम हमारा जो फंक्शन होता है, हम पूरा एक साथ फंक्शन फिट कर रहे हैं पूरे सारे डेटा पॉइंट्स पे, मगर उसके लिए हमें कीमत चुकानी होती है। कीमत ये है कि वो आपको आ, हर स्टेप में पूरे पूरे डेटा सेट में ग्रेडियंट कंप्यूटेशन करना होता है। तो ये जो हमारे दो एक्सट्रीम है, पूरा डेटा सेट ले लो, दूसरा एक्सट्रीम है एक एक पॉइंट ले लो, इस एक्सट्रीम के बीच में हमें जनरली ऑपरेट करना चाहिए, ऐसा हमें समझ में आया है। तो ये तो एक पॉइंट है। दूसरा, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में दो बातें और हैं जो हमें समझनी है। वो ये है कि आप जब भी स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट करते हैं, आपको हमेशा पूरे डेटा सेट को शफल करते रहना चाहिए। यानी जब आपने पहली बार स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट चालू किया तो आपने पूरे डेटा सेट को शफल किया, आप एक एक पॉइंट लेते गए और आपने पूरा डेटा सेट खत्म किया। अब जब आप दूसरे इटरेशन में आ रहे हैं, दूसरे इपॉक में आ रहे हैं, तो आप फिर से आप अपने डेटा सेट को फिर से शफल करेंगे। यानी जो पिछले डेटा सेट में पहला पॉइंट था, वो सेकेंड इटरेशन में, पिछले इटरेशन में जो पहला पॉइंट था डेटा सेट का इटरेशन करने के लिए स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के, वो अगले इटरेशन में नया डेटा पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे और जो उसका ऑर्डर होगा वो भी अलग अलग होगा। तो यानी हमें ये ध्यान रखना है कि हम स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में एट एवरी स्टेप वी मस्ट शफल द डेटा एट एवरी पास। यानी हर डेटा स्टेप के हर हर इटरेशन में हमें पूरा का पूरा डेटा सेट शफल करना है और हम शफल करके फिर एक एक पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे। एक तो ये बात ये है। दूसरी बात ये है कि वी मस्ट ऑल्सो श्रिंक द लर्निंग रेट विद इटरेशंस। यानी कि अगर हम एक ही लर्निंग रेट पूरे के पूरे हर इटरेशन में एक ही लर्निंग रेट रखेंगे, तो हम ऑस्किलेशन में पढ़ सकते हैं। यानी कि पहले मैंने इस डेटा सेट इस डेटा पॉइंट लिए अपने फंक्शन को अच्छा किया, फिर अगर मैंने वही लर्निंग रेट अगले डेटा पॉइंट लिए भी रखा या अगले इटरेशन में भी रखा, तो वो फिर कुछ इस तरह जो है हमारा, कभी वो इसके लिए अच्छा करेगा और फिर वो इसके लिए अच्छा करेगा, फिर वो इसके लिए अच्छा करेगा। ऐसे कर करके वो हमारा जो जो लर्निंग ऑफ द थीटा है वो ऑसिलेट कर सकता है। यानी हम कभी एक अच्छी जगह नहीं पहुंचेंगे, हम केवल उसे ऑसिलेट करते रह जाएंगे। तो हमें लर्निंग रेट धीरे 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 श्रिंक करना है। इनफैक्ट स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के कन्वर्जेंस की जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह है कि हमारा जो लर्निंग रेट है वो ऐसा होना चाहिए, जो हमारा ईटा के है वो ऐसा होना चाहिए कि जो ईटा के का जो समेशन है ओवरऑल, मतलब के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी का जो समेशन है वो एक्चुअली अनबाउंडेड होना चाहिए। यानी कि वो आप समझ लीजिए कि वो इन्फिनिटी तक भी हो सकता है। यानी कि लर्निंग रेट इतना कम मत करो कि उसका समेशन जो है वो कांस्टेंट एक तरह से एक बाउंडेड नंबर हो, मगर जो उसका स्क्वायर है, लर्निंग रेट का जो स्क्वायर है उसका जो समेशन है वो एक्चुअली बाउंडेड होना चाहिए। यानी लर्निंग रेट कुछ इन दोनों के बीच में कम होनी चाहिए कि उसका जो समेशन है वो तो अनबाउंडेड हो, मगर उसका स्क्वायर का जो समेशन है वो बाउंडेड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लर्निंग रेट, अगर मैं थोड़ा सा इसके मैथ में घुसूँ, तो अगर मैं लर्निंग रेट 1/k कर दूँ, तो जो हमारा 1/k का समेशन है वो एक्चुअली अनबाउंडेड होता है, यानी इन्फिनिटी होता है। इफ़ अगर मैं इसे k इज इक्वल टू 1 टू k करूँ और मैं अगर लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दूँ, तो ये जो उसका समेशन है 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 ऐसे करके इसका समेशन जो है वो एक्चुअली ये अनबाउंडेड होता है। ऑन द अदर हैंड, उसी चीज़ का समेशन अगर मैं लर्निंग रेट 1/k रखता हूँ, तो उसका स्क्वायर का जो समेशन है वो एक्चुअली बाउंडेड होता है। तो इसलिए एक बहुत ही सिंपल ट्रिक ये है कि आप लर्निंग रेट को उसके उसका जो इटरेशन नंबर है उसके प्रोपोर्शन रखिए। यानी पहला लर्निंग रेट अगर ईटा है तो दूसरा लर्निंग रेट, दूसरे स्टेप में लर्निंग रेट ईटा/2, दूसरे पास में मान लीजिए, तीसरे पास में लर्निंग रेट ईटा/3, चौथे पास में लर्निंग रेट ईटा/4। ऐसे कर करके आप अपना जो स्टेप साइज है या लर्निंग रेट है वो हर इटरेशन में कम करते जाएंगे। तो थ्योरेटिकली ये लोगों ने प्रूव किया है कि स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट कन्वर्ज कर जाएगा। यानी आप एक एक डेटा पॉइंट उठाकर भी अपने लर्निंग रेट को ऐसा रख सकते हैं कि स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट कम आगे चल के कन्वर्ज कर जाए। तो ये लर्निंग रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है
हमारा जो 2 इनसाइट्स हैं, पहला इनसाइट तो ये कि आपको डेटा को शफल करना है, दूसरा इनसाइट है कि आपको लर्निंग रेट को हर स्टेप में, हर पास में श्रिंक करते जाना है। तो जनरली ये हमारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो मशीन लर्निंग के प्रैक्टिशनर्स हैं, वो ये करते हैं कि हमारा लर्निंग रेट शुरू में काफ़ी हाई रखते हैं, हमारा जो स्टेप साइज़ है शुरू में हाई रखते हैं, और उसके बाद हर पास में थोड़ी देर बाद जब हमें एक डिसेंट सॉल्यूशन मिल जाता है हाई लर्निंग रेट से, तो फिर हर पास में उसको कम करते जाते हैं। तो पहली बार आपको हो सकता है कि आप पहले पास में हो सकता है कि आप ये जो अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन y है और ये इटरेशन है, तो हो सकता है कि पहले पास में आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कुछ इस तरह कम हो, फिर आपने यहाँ से चालू किया और दूसरे पास में लर्निंग रेट कम के करके हो सकता है आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसका आपका और उससे कम हो जाए। यानी पहले पास में आपने कुछ हाई लर्निंग रेट से कुछ निकाला, फिर उसको यूज़ करके अगले पास में फिर से लर्निंग रेट कम किया, ऐसे करके आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन सक्सेसिव इटरेशंस में अगर आप लर्निंग रेट कम करते जाएं तो कम होते जाएगा, आपका जो एरर है वो कम होते जाएगा। ये माफ़ कीजिएगा, ये एरर है, ये वाई नहीं है, एरर है, और ये इटरेशन है, और ये पास 1 है और ये पास 2 है। तो ये हमारे कुछ इंसाइट्स हैं, हमारे एसडीडी को ऑपरेट करने के इंसाइट्स हैं। लेकिन प्रश्न ये भी है कि भाई एसडीडी की क्या एसडीडी और बैच ग्रेडियंट डिसेंट के बीच में हम कुछ कर सकते हैं? तो उसका आंसर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हम दोनों के बीच में जा सकते हैं। हमें ज़रूरी नहीं है कि पूरा डेटा सेट लें हर स्टेप में, हमें ज़रूरी नहीं है कि हम केवल एक डेटा पॉइंट लें। हो सकता है कि हम पूरे डेटा सेट को कुछ चंक्स में डिवाइड करें, कुछ छोटे छोटे भागों में डिवाइड करें, और उन भाग में हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करें, ना केवल एक डेटा पॉइंट पे ही, मतलब जिसे मैं बोलूँगा मिडिल ग्राउंड। एक डेटा पॉइंट और पूरे डेटा सेट के बीच का मिडिल ग्राउंड ये होगा कि हम डेटा सेट को चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं, और हम जिसे हम कहते हैं कि मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट कर सकते हैं। तो मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट कुछ इस तरह है कि मैंने जो हमारा डेटा सेट है, मैंने उसको कुछ छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दिया, ये मेरे चंक्स हैं, और इसको मैं एक मिनी बैच बोलूँगा या एक बैच बोलूँगा। तो मैं ये करूँगा कि हमारे डेटा सेट में मैंने बहुत सारे बैचेस बना लिए, 1 बैच, 2 बैच, 3 बैच ऐसे करके बहुत सारे बैचेस बना लिए, और इन मिनी बैच में मैं जाकर अपना ग्रेडियंट कैलकुलेट करूँगा एक इटरेशन में, फिर अगले इटरेशन में अगले मिनी बैच में। तो दिस इज़ इटरेशन नंबर 1, दिस इज़ इटरेशन नंबर 2, दिस इज़ इटरेशन नंबर 3, ऐसे करके पूरे डेटा सेट पे एक बार गो थ्रू कर दूंगा। फिर से मैं आऊँगा, मैं फिर से उसे शफल करूँगा, फिर से मैं मिनी बैच बना लूँगा, और उन मिनी बैचेस में मैं ऐसी इस तरह ग्रेडियंट कैलकुलेट करके जो जिसे हम मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं, यानी स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट और फुल ग्रेडियंट डिसेंट, बैच ग्रेडियंट डिसेंट का जो बीच का हिस्सा है, जो मिडिल ग्राउंड जिसे हम कहते हैं, वो ये है, जिसे हम कहते हैं मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। तो मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट में आप देख सकते हैं कि जो थीटा के प्लस 1 है, जो हमारा इटरेशन जो है, और आप देखिए कि सेम ही फंक्शन है, सेम ही मैं बोलूँगा सेम इक्वेशन है, जिसे हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि थीटा के प्लस 1 इज थीटा के माइनस ईटा के टाइम्स ग्रेडियंट। लेकिन यहाँ पे आप जो ग्रेडियंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो xi से लेकर i+1 तक का ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे हैं, और yi से लेकर n तक का, मतलब सॉरी, नॉट 1 बट n, यानी हमने n डेटा पॉइंट्स लिए हैं, हमने n डेटा पॉइंट्स में ग्रेडियंट कैलकुलेट किया है। तो जो हमारा j थीटा जो था, जो 1 से n तक था, अब हमने उसमें एक बैचेस बनाए हैं, और ये जो बैच है ये कुछ इस तरह है, i से लेकर i+k, एक बैच में k डेटा पॉइंट्स हैं, और बेसिकली हम n/k इटरेशंस रन कर रहे हैं। तो i इज इक्वल टू 1 से लेकर n/k तक, यानी हमने डेटा सेट को, n डेटा सेट को k भागों में विभाजित कर लिया है, और वो k भाग जो हैं, k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 3, ऐसे करके हम सारे एक एक बैच उठाकर उसमें ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला था ये मिडिल पाथ है, ये बीच का मध्यम पथ जिसे हम कहते हैं, मध्यम पथ है, और करना बिल्कुल वही है। आपको हर इटरेशन में डेटा शफल करना है, जैसे हमने स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में किया था, और बाकी सब कुछ बिल्कुल बैच ग्रेडियंट डिसेंट की तरह है, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट की तरह है,
बस हमें डेटा सेट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके उनमें ग्रेडियंट कैलकुलेट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चूंकि ये बैच ये फुल ग्रेडियंट डिसेंट और स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के बीच का है, इसलिए इसका आ, जो इसका फ्लक्चुएशन भी है वो भी कुछ बीच का ही होता है। तो ये इतना फ्लक्चुएट नहीं करता, ये कुछ कुछ इस तरह ऑपरेट करता है, यानी हल्का कम फ्लक्चुएशन होता है। और एक्चुअली अगर अगर हम इसका रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस देखें तो रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस इसका एक्चुअली काफ़ी अच्छा आता है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर अगर ये आपका स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है और ये आपका बैच ग्रेडियंट डिसेंट है, बैच ग्रेडियंट डिसेंट जनरली थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, तो जो हमारा मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट है जो इन दोनों के बीच का है वो कुछ इस तरह परफॉर्म करता है। मतलब ये इससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इससे स्लाइटली ख़राब परफॉर्म कर रहा है, मगर करीब करीब वही वैसे ही परफॉर्म कर रहा है। तो दिस इज़ योर बैच gradient descent, this is your stochastic gradient descent and this is your mini batch gradient descent। ये हमारे इटरेशंस हैं, ये हमारा लॉस फंक्शन है। तो stochastic gradient descent का लॉस जनरली ऐसा हो सकता है कि लॉस थोड़ा सा हाई रहे नॉर्मल बैच ग्रेडियंट डिसेंट के, ऐसा हो सकता है। और मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट का जो लॉस है इन दोनों के बीच में रहता है, लेकिन करीब करीब बैच ग्रेडियंट डिसेंट के पास रहता है। लेकिन मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा सीपीयू लगता है उसमें। बैच ग्रेडियंट डिसेंट में सबसे ज़्यादा सीपीयू लगता है, सबसे ज़्यादा समय लगता है, लेकिन उसका एरर भी हमेशा करीब करीब कई बार कम भी हो सकता है। तो ये हमारे जिसमें मैं बोलूँगा ट्रेड ऑफ्स हैं, और ये ट्रेड ऑफ आपको डिसाइड करना है आपके प्रॉब्लम के डेटा साइज़ के अनुरूप। आपके पास कितना सीपीयू है, आपके पास कितने कोर हैं, कितना पैरेललाइज कर सकते हैं, आपको उस बेसिस पे ये डिसाइड करना है। तो ये हमारा जो है मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट है। और जनरली ये कोई रूल नहीं है, मगर आप 50 से लेकर 256 तक का डेटा सेट का एक बैच बना सकते हैं। तो ये रूल नहीं है, लेकिन ये आप आपके पास कितनी रैम है और आपके पास कितना सीपीयू है, कितने कोर्स हैं, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट अच्छा है कि मतलब कितना आपका बैच साइज होना चाहिए आपका, ठीक है। तो अभी अभी हमने तीन ग्रेडियंट डिसेंट के वेरिएंट्स देख लिए हैं, और अभी कम से कम 3 वेरिएंट्स और बचे हुए हैं। तो हमने अभी तक ये देखा कि देखिए ऑप्टिमाइजेशन में जो सबसे क्रिटिकल पार्ट है वो है, 2 पार्ट हैं, एक तो ग्रेडियंट कैलकुलेट करना और दूसरा कि लर्निंग रेट पता लगाना। ग्रेडियंट कैलकुलेट करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, मगर लर्निंग रेट जिसको कहते हैं स्टेप साइज, कि कैसे कैसे हमारा स्टेप साइज चेंज होते जाए, ये एक तरह से एक आर्ट है, एक अपने आप में एक मैं जिसे बोलूँगा कि स्किल है जो कि हमें सीखनी पड़ती है। और दूसरी बात हमने ये जो देखी है, जो कि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, कि आपने देखा कि लर्निंग रेट जो हमने देखा था, स्टेप साइज जो देखा है, वो सभी दिशाओं में सेम है। यानी कि जो आपने ग्रेडियंट जो आपने इक्वेशन देखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि जो ईटा के है ये पूरे के पूरे वेक्टर में लग रहा है, सेम ईटा के पूरे वेक्टर में लग रहा है। जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी दिशाओं में हम सेम सेम स्टेप साइज लें। हो सकता है कि कुछ दिशाएं ऐसी हों, जो हमारा ग्रेडियंट है, एक वेक्टर है, एक डायरेक्शन है, कुछ दिशाएं ऐसी हो जहाँ पे हमें ज़्यादा तेज़ चलने की ज़रूरत है, कुछ दिशाएं ऐसी हो जहाँ पे हमें स्लो चलने की ज़रूरत है। तो अ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लर्निंग रेट भी दिशा के अनुरूप होना चाहिए। दिशा के अनुसार, ग्रेडियंट की दिशा के अनुसार कितना तेज़ी से ग्रेडियंट कम हो रहा है या बढ़ रहा है, उस हिसाब से लर्निंग रेट भी बदलना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, जो कि हमने अभी तक ऑब्जर्व किए हैं हमारे 3 एल्गोरिदम्स में। और हम इन चैलेंजेस एंड ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए कुछ और जिसे हम कहेंगे एडेप्टिव एल्गोरिदम्स बनाएंगे, और इसके बारे में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से एडेप्टिव एल्गोरिदम है जो कि लर्निंग रेट को भी अडाप्ट कर पाएँ, ताकि आपको सोचना ना पड़े प्रॉब्लम के अनुसार कि आपका लर्निंग रेट क्या हो, आपका लर्निंग रेट ऑटोमेटिकली डिटरमाइन हो जाए। तो चूँकि ग्रेडियंट डिटरमाइन हो गया है, अब लर्निंग रेट अगर हम डिटरमाइन कर लेते हैं ऑटोमेटिकली विदाउट लुकिंग एट द प्रॉब्लम के अनुसार नहीं, बल्कि प्रॉब्लम के प्रॉब्लम से इंडिपेंडेंट होकर, प्रॉब्लम से स्वतंत्र होकर अगर हम लर्निंग रेट डिसाइड कर पाते हैं, और बिना बिना प्रॉब्लम को जाने देखे, मतलब बिना प्रॉब्लम के जो डेटा है
उससे इंडिपेंडेंट होकर हम लर्निंग रेट डिसाइड कर पाते हैं कि वो हम ऑप्टिमल तक पहुंच जाएं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। तो हम अगले स्टेप में एडेप्टिव लर्निंग रेट एल्गोरिदम्स की बात करेंगे। हम मोमेंटम एक जो टर्म है जहाँ पे हम ग्रेडियंट कंप्यूटेशन तो हमने देखा है, मगर हम इसकी बात भी करेंगे कि क्या हम ग्रेडियंट की दिशा में ही जाना सही है, कि क्या हम कुछ और जो हमने अभी तक पिछले स्टेप्स में जो अभी तक हमने देखा था, ऊपर से नीचे तो हम आ रहे थे ग्रेडियंट से, तो हमने जो देखा था क्या हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं हमारे जो हमारी बॉल है, जो हमें से बॉटम तक पहुंचाना है हमारी बॉल को, तो क्या उस बॉटम तक पहुंचाने में हम पुराने जो हमारा पास्ट है हम उसकी मदद ले सकते हैं क्या? इन 2 चीज़ों पे हम गौर करेंगे। एक तो एडेप्टिव लर्निंग रेट, और दूसरा जिसे हम कहते हैं मोमेंटम, यानी कि पुराना जो हमारा पास्ट है, जो हमारी हिस्ट्री है, ग्रेडियंट्स की जो हमारी हिस्ट्री है, क्या हम उनका भी उपयोग करके हमारे एल्गोरिदम्स को और अच्छा और रोबस्ट बना सकते हैं क्या? इस बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। धन्यवाद।